Okay, we dealt with all these issues because this week most of the things that were important are from prelims point of view. ठीक है, from mains aspect I have taken this WTO and India, but we are not going to deal with WTO as whole, है ना, या इंडिया का WTO में क्या इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज के साथ नहीं डील करेंगे. हम इस ईयर डील इस लेक्चर में डील करेंगे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे जो इश्यूज हैं वो, इंडिया का एमएसपी रेजिम और वे आउट. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के साथ इश्यूज के साथ ही हम क्यों डील कर रहे हैं, दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कमिटी ऑन एग्रीकल्चर इन WTO, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, ओके. जैसे कमिटी ऑन ट्रेड्स है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर है, तमाम कमिटीज हैं WTO की. ठीक है, व्हाट इज WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डू? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी काम है फ्री ट्रेड को प्रमोट करना. फ्री ट्रेड, ठीक है. दैट मीन्स फ्री ट्रेड कैसे स्टैब्लिश होगा? ओके, फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा अगर हम समझने की कोशिश करें, क्यों? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है इन द वेक ऑफ ऑल दिस प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कंट्रीज आर टेकिंग. ठीक है, दिस वन कंट्री A एंड अनदर कंट्री B. ठीक है, तो दीज कंट्रीज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और कम से कम इंपोर्ट करना चाहते हैं. इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं. फॉर दैट these countries create tariff barriers, tariff and non-tariff barriers, non-tariff barriers. ठीक है, बट इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिक थ्योरिस्ट्स ने कहा है कि अगर फ्री ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में तो बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगा तो दे विल बी, जैसे कंट्रीज के पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है और मैन पावर का कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है. इन दैट केस इफ A has a comparative advantage over production of a certain commodity X, ठीक है, as compared to B, that means ये कंट्री X को लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, as compared to B. तो और B अगर यही प्रोड्यूस करेगा तो इसकी कॉस्ट प्रोहिबिटिव है. ठीक है, तो अगर ये कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर ले और इस कंट्री का जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है ये कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर ले तो इन दोनों कंट्रीज का एक बेहतर ट्रेड सेटअप हो सकता है. दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है. तो फ्री ट्रेड जो इकोनॉमी की बात करते हैं वो लोग, दे सेड दैट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज आर हैविंग अनड्यू एडवांटेज. सारे प्रकार के ट्रेड्स में, ऑल ट्रेड्स में डेवलप्ड कंट्रीज आर हैविंग एडवांटेज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरीली बिकम डंपिंग ग्राउंड. ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज बिकम अ मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. तो इस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है, WTO आफ्टर उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशंस, ठीक है, ओके, WTO वाज फाउंडेड 1990. ओके, व्हाट हैपेंड 1994 आफ्टर द उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशंस कंक्लूडेड. ठीक है, तो उसके बाद WTO बना. तो WTO में ट्रेड, सर्विसेज और एग्रीकल्चर पे बेसिकली एग्रीमेंट्स हैं. ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? ठीक है, लेट्स सी दैट. ओके, व्हाई न्यूज इंडियाज फार्म सब्सिडी नोटिफिकेशन. ठीक है, तो एवरी कंट्री हैज टू सबमिट इट्स नोटिफाई करना पड़ता है किसको? कमिटी ऑन एग्रीकल्चर को. WTO की कमिटी है, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे इंडिया को और बाकी सारी कंट्रीज को इस कमिटी ऑन एग्रीकल्चर को नोटिफाई करना पड़ता है कि इसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो एंटी WTO पॉलिसी के हिसाब से तो नहीं है. ठीक है, तो इंडिया क्या करता है?
एमएसपी, इंडिया में एमएसपी रेजीम है जिसके लिए बहुत अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दिस एमएसपी रेजीम इंश्योर्स कि इंडिया के फार्मर्स एक फेयर प्राइस मिले उन्हें, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर प्रोक्योरमेंट करती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट करती है, ठीक है, फूड का, बेसिकली व्हीट, राइस, मिलेट्स और पल्सेस, ठीक है। इन चीजों का प्रोक्योरमेंट करती है एट, दिस इज कॉल्ड एमएसपी, ठीक है। तो इंडिया नोटिफाइड in March this year to the WTO Committee on Agriculture brought the topic of procurement under public stockholding. Public stockholding का मतलब क्या हुआ? Public stockholding means National Food Security Act 2013 की जो commitments हैं, National Food Security Act 2013 की commitments क्या हैं? NFSA 2013, ठीक है? This is a very important act. You should go through it. What are the prime provisions? National Food Security, it provides food security to all of the citizens, ठीक है। It covers 70% of citizens under PDS, ठीक है। PDS shops मतलब Public Distribution System। Public Distribution System मतलब shops होंगी, इन शॉप से आप डायरेक्टली बहुत ही चीप कॉस्ट पे, चीप प्राइसेस पे आप फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स और राइस परचेज कर सकते हो, ठीक है। This is highly subsidized by government, ठीक है। तो again the second thing is it becomes even more important in the current protest taking place to oppose the farmer reforms जो government bills लाई है। If you want to have a very detailed analysis about the farm bills, that is in my first lecture, ठीक है। India's recent announcement of provision for MSP, ठीक है, in 2019 budget, ठीक है, 2019-20 budget, India made a declaration of giving 1.5 times MSP should be given to 1.5 times the cost of production, ठीक है। That means cost of production के 1.5 times MSP देगी government farmers को। It was a announcement made in budget of 2019-20. So this again makes India's MSP regime under the scanner of WTO, ठीक है। अब WTO के स्कैनर में क्यों आ गया, ठीक है। Let's understand this. First of all, what is agreement on agriculture? It was one among the many other agreements signed by countries at the end of Uruguay round of talks, ठीक है। At the end of Uruguay round of talks क्या हो गया था? WTO was formed, ठीक है। The primary aims of this agreement is establish a fair and market oriented agricultural trading system, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूएसए, ठीक है, यूएसए का कॉटन में, यूएसए मैनिपुलेट्स अ लॉट इन सेक्टर ऑफ कॉटन, ठीक है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट सब्सिडाइजेस द फार्म इनपुट, ठीक है। फार्म इनपुट को हेवीली सब्सिडाइज करती है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। दैट मेक्स व्हाट? प्रोड्यूसिंग कॉटन इजी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन को, प्रोडक्शन कॉस्ट्स को ब्रिंग डाउन करने के लिए, ठीक है। फिर जो प्रोड्यूस्ड कॉटन है उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो कॉटन प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, बेसिकली जो मिल्स हैं, कॉटन मिल्स हैं, उनको भी बहुत हेवीली सब्सिडाइज करता है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट का फार्म बिल था, ठीक है। इट गेव $300 billion टू इट्स फार्मर्स, ठीक है। दिस वॉज हेवीली ट्रेड मार्केट डिसओरिएंटिंग, ठीक है। तो करेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्टॉर्शंस इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो ऐसे ट्रेड डिस्टॉर्शंस ना क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इफ गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग दिस हेवीली, तो बाकी कंट्रीज में ये कॉटन वहां के कॉटन से भी चीप हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी कॉज्ड डंपिंग, ठीक है। In recent years, USA का cotton dumping has been 87.5%.
यानी 87.5% of the cotton that USA is producing, it is dumping in other countries. It is not exporting it. It is basically dumping in other countries. So that is a huge market distortion. ठीक है, huge market distortion. Market distortion means free trade नहीं हो रहा है. Free trade in the sense कि free trade का मतलब है कि जहाँ पे like two countries are trading amongst themselves. ठीक है, तो दोनों countries में अगर government interfere ना करे और जो कॉटन प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा, तो जहां पे कॉटन प्रोडक्शन का कॉस्ट कम आएगा, दैट विल बी, वो कंट्री ज्यादा बेनिफिट करेगी. बट सिंस यूएस इज वेरी रिच कंट्री, इट कैन सब्सिडाइज इट्स फार्म वेरी हेविली, तो इट हैज बीन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ कॉटन एंड इट हैज बीन डंपिंग इट इन अदर मार्केट्स, और डंपिंग रेट इज 87.5%. ठीक है, तो अचीविंग बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑन मार्केट एक्सेस. मार्केट एक्सेस, व्हाट इज मार्केट एक्सेस? Okay, we will be talking about this. Market access, domestic support, export competition, and to reaching an agreement on sanitary and phytosanitary measures. ठीक है, we will be looking at this thing in a bit of detail कि how these things work. ठीक है, ठीक है. As I told, most of the countries, what do they do? Protectionist measures. They use protectionist measures to protect their own industry, domestic industry को protect करना और export को बढ़ावा देने के लिए. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंट्री, ठीक है, ए, इफ इट वांट्स टू स्टॉप मार्केट एक्सेस, फर्स्ट थिंग इज मार्केट एक्सेस. ठीक है, मार्केट एक्सेस, व्हाट इज, हाउ दिस कंट्री कैन स्टॉप इट एक्सेस टू इट्स मार्केट बाय अदर कंट्रीज, लाइक अदर कंट्रीज बी. ठीक है, इफ दिस कंट्री imposes a very heavy custom duty, ठीक है, तो ऑन इंपोर्ट फ्रॉम बी. ठीक है, तो द प्रोडक्ट दैट द कंट्री बी इज एक्सपोर्टिंग टू कंट्री ए, इट विल बी लाइक इफ द कस्टम ड्यूटी इज 110%. ठीक है, तो इस कंट्री में वही प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है और वही प्रोडक्ट जो बी कंट्री से आ रहा है, दोनों के प्राइस में बहुत हाई डिफरेंस होगा. दिस विल बी वेरी कॉस्टली, ड्यू टू विच द कंट्री विल लूज इट्स मार्केट कॉम्पिटिशन. ठीक है, द मार्केट इज नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. उस केस में क्या होगा, इस कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी सेलिंग बट द इंपोर्टेड प्रोडक्ट विल नॉट बी सेलिंग. ठीक है, तो WTO इंश्योर्स, ठीक है, WTO इंश्योर्स कि मार्केट एक्सेस इज प्रोवाइडेड, दैट सच अनफेयर कस्टम ड्यूटीज आर नॉट इम्पोज्ड अपॉन द इंपोर्ट्स. ठीक है, द सेकंड थिंग इज डोमेस्टिक सपोर्ट. Domestic support, as I already told. Okay, first thing is imposing heavy custom duty on the imported goods. Second one is, even if it is not imposing a heavy custom duty, ठीक है, what it is doing, it is subsidizing the cost of production. ठीक है, like a tomato ketchup is a product. ठीक है, tomato ketchup है ना, तो what if America, what if this country A starts subsidizing basically, how will it subsidizing the production of tomatoes. ठीक है, production of tomatoes. ठीक है, अब ये प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज को कैसे सब्सिडाइज कर सकते हैं? by providing farmers with what, they will provide farmers with subsidies on irrigation या और बाकी लाइक एक्सटर्नल फार्म जो इनपुट है उस पर फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दे, इरिगेशन पे सब्सिडी दे दे, वाटर कॉस्ट को बहुत सारा वाटर कॉस्ट गवर्नमेंट बियर कर ले. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सब्सिडाइज कर दे. उस केस में क्या होगा, द इनपुट कॉस्ट ऑफ लाइक टोमेटो प्रोडक्शन का जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इट विल इंसेंटिवाइज द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर टोमेटोज. क्यों? क्योंकि उसको उगाना अब सस्ता हो गया, टोमेटो उगाना अब सस्ता हो गया. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड है, वाटर सब्सिडाइज्ड है, फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड है, अब सारी चीजें सब्सिडाइज्ड है, तो इनपुट कॉस्ट बहुत लो हो गया. इनपुट कॉस्ट लो होने की वजह से टोमेटो प्रोडक्शन इज अ वेरी रेम्यूनरेटिव थिंग नाउ. ठीक है, तो इट इज नॉट इम्पोजिंग एनी कस्टम ड्यूटी ऑन इट, बट इट इज डोमेस्टिकली सब्सिडाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो. प्लस जो टोमेटो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, ठीक है,
टोमेटो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, उन कंपनीज को हैवी सब्सिडी देता है, ठीक है, केचप बनाने के लिए। अब वो डायरेक्टली नहीं कहेगा कि आप केचप बनाओ एंड आई विल ट्रांसफर 100 crore rupees to your account. They will again subsidize electricity for it, ठीक है, मशीन कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस अगर गवर्नमेंट ये सारी प्रोविजंस में करती है तो यहाँ का जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टोमेटो केचप है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टोमेटो केचप है, दैट विल बी ऑलरेडी वेरी लो। यहाँ पे रुपीज 50 है और ये इम्पोर्टेड ₹100 पे है या 80 पे है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों के कॉस्ट में नेचुरल डिफरेंस आ गया। क्यों? इवन दो इट इज नॉट इम्पोजिंग एनी वेरी हाई कस्टम ड्यूटी, बट स्टिल it is not allowing it the same competition by subsidizing its tomato ketchup production to a very heavy amount. So what will this cause? This will again cause market distortion. Market distortion, ठीक है। Market distortion का मतलब क्या हुआ? ऐसी मार्केट जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो दैट इज मार्केट एक्सेस हमने समझ लिया, और डोमेस्टिक सपोर्ट समझ लिया। एक्सपोर्ट कंपटीशन, ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कोई कंट्री, ठीक है, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है, कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अनियंस, ठीक है, एंड इफ यू आर एक्सपोर्टिंग इट, तो तुम्हारा एक्सपोर्ट का कॉस्ट सारा गवर्नमेंट बियर कर ले, ठीक है। तो ऑब्वियसली more of the people who try to export their onions, ठीक है, तो and the cost of importing the same onion in the other country will be low, ठीक है। तो यहाँ के जो domestic producers of onion हैं, they will be affected, ठीक है। तो this is called export subsidy. And to reach an agreement on sanitary and phytosanitary measures, अब बहुत सारे कंट्रीज टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की बजाय सैनिटरी SPS मेजर्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ सालों पहले इंडिया का अल्फोंसो मैंगो है ना, अल्फोंसो मैंगो के ऊपर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा दिए थे यूरोप ने, बाय सेइंग दैट अ फ्लाई, जो इंडिया से कंसाइनमेंट आया मैंगो का, देयर वाज अ फ्लाई इन दैट फ्लाई कुड कॉज सीवियर हार्म, हेल्थ हजार्ड इन हार्म। तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ये मेजर्स हैं जो कि ना टैरिफ बैरियर है ना नॉन टैरिफ बैरियर है, बट क्या है, ऐसा मेजर है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके भी इन्होंने हमारे अल्फोंसो मैंगोज के ऊपर रोक लगा दी थी इंपोर्ट पे, ठीक है, बिकॉज अल्फोंसो मैंगोज वर डोमिनेटिंग द यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। तो वहां का जो डोमेस्टिक मैंगो प्रोडक्शन है, इट वाज गेटिंग हैम्पर्ड। तो these are called sanitary and phytosanitary measures. So this is called agreement on agriculture. Agreement on agriculture is a agreement between the countries, ठीक है। ओके, WTO में 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड गवर्न होता है, यानी पूरा वर्ल्ड का 98% ऑफ ट्रेड इज गवर्न्ड बाय WTO रूल्स, फाइन। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बट क्या क्या आर्टिकल 6 ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट डज दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द डोमेस्टिक सपोर्ट कमिटमेंट्स, ठीक है, एज वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सपोर्ट कंपटीशन और मार्केट एक्सेस एंड डोमेस्टिक सपोर्ट। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 6 ऑफ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ WTO says that classifies basically the domestic support subsidies into 3 forms. One is green box, second is blue box, and the third is amber box subsidies, ठीक है। तो आर्टिकल 6 ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या करता है, इट मेक्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट। What is domestic support? As we were talking कि टोमेटो के केचप को टोमेटो केचप के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, ठीक है। इनपुट कॉस्ट लाइक फर्टिलाइजर, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों को अगर सब्सिडाइज कर दे गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टोमेटो विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो अब ऐसे जो डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाई किया गया है कि कौन कौन से डोमेस्टिक सपोर्ट्स अलाउड हैं, कौन कौन से डोमेस्टिक सपोर्ट्स नॉट अलाउड हैं, और कौन कौन से डोमेस्टिक सपोर्ट्स विद इन लिमिट्स अलाउड हैं, ठीक है। फाइन। द फर्स्ट वन इज ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। ऐसी सब्सिडीज
जो कि डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट नहीं करती हैं। लाइक एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है, ठीक है, दैट विल नॉट इम्पैक्ट द व्हाट, द डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल गुड, ठीक है, एंड इवन इफ इट डायरेक्टली अफेक्ट्स इट, इट इज गुड फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट इट इज कॉल्ड बेसिकली नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इस पे कोई लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज ये हैं, मतलब वो सब्सिडीज जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करती हैं। यानी दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो वो सब्सिडीज जो कि डायरेक्टली दे डू नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन एंड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इन दोनों को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, कोई सब्सिडी, तो वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होगी। फाइन, दैट मीन्स कि एनी सब्सिडी दैट डज नॉट अफेक्ट द चॉइस, अगर कि टोमेटो उगाना बहुत मतलब इजी हो जाए एज कंपेयर टू पोटैटो उगाने के, तो अ फार्मर विल गो फॉर टोमेटो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है अपना, और वहां पे एक उसको चॉइस ऑफ प्रोडक्ट भी मिल रही है। दैट चॉइस इज नॉट अ फ्री चॉइस, दैट चॉइस इज अफेक्टेड बाय द subsidy of the government, because the government has subsidized the production of what, tomato, but it has not subsidized production of potato। तो ठीक है, वहां पे चॉइस को ऑल्टर कर रहा है क्या, ये दोनों प्रकार की। तो अगर ऐसी कोई सब्सिडी जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और चॉइस ऑफ प्रोडक्ट को ऑल्टर ना करती हो कंप्लीटली, तो वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। दे आर नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, दे आर अलाउड, ठीक है। लेकिन वी विल टॉक कि हाउ governments are using this box of subsidy to distort the market, ठीक है। blue box subsidies are not directly linked to increasing production, ठीक है, given for livestock and they have no limit, ठीक है। not directly linked to increasing production, ठीक है, they are given for livestock। blue box subsidy भी allowed है and that has no limits, ठीक है। the prime concern is this amber box subsidy, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, लाइक एमएसपी ऑफर करना, ठीक है। एमएसपी ऑफर करने से क्या होगा, अगर वीट पे एमएसपी मिल रही है तो फार्मर एमएसपी की वजह से वीट का बहुत ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फेयर प्राइस डिस्कवरी ऑफ वीट है, फेयर प्राइस डिस्कवरी मीन्स एक मार्केट में अगर कोई इंटरवेंशन प्राइस ना होता, यानी गवर्नमेंट की सब्सिडी ना होती, तो वीट का क्या फेयर प्राइस होता। क्यों? क्योंकि अगर इंटरवेंशन प्राइस ना होता तो फार्मर्स विल नॉट हैव बीन अश्योर्ड अबाउट द फ्यूचर, एंड उनकी जो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन होती वो डिपेंड करती मार्केट के बेसिस पे, ना कि एमएसपी की वजह से, ठीक है। एग्जांपल्स आर फर्टिलाइजर, सीड्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एटीसी, ठीक है। मोस्ट डिस्टॉर्टिंग एंड लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय डब्ल्यूटीओ, ठीक है। दीज एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर लिमिटेड, a government cannot give infinite, like these subsidies can be given infinite, ठीक है। like गवर्नमेंट चाहे तो कितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोल सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्टली contribute to fertilizer, seeds and government procurement, ठीक है, because this will affect the volume of production and the choice of product by the farmer, ठीक है। इसलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हैव बीन लिमिटेड। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितना लिमिट है कौन सी सब्सिडी पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ओके, द अग्रीमेंट स्टिपुलेट्स 5% एंड फाइन। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर स्टिपुलेट्स डेवलप्ड कंट्रीज जो है और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके लिए लिमिट्स हैं, ठीक है, कि एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो है
ये लिमिट्स कौन सी सब्सिडी पे इंपोज की गई है? एम्बर बॉक्स पे, ठीक है। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स पे कोई सब लिमिट इंपोज नहीं की गई है। डेवलप्ड कंट्रीज 5% सब्सिडी ऑफर कर सकती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज 10% सब्सिडी ऑफर कर सकती हैं। अब ये 10% और 5% किसके रिस्पेक्ट में है? ऑफ द डी मिनिमस लेवल, ठीक है, ऑफ द डी मिनिमिस लेवल। यही यहां पे भी लिख लो, ऑफ द डी मिनिमिस लेवल, ठीक है। अब व्हाट इज डी मिनिमिस लेवल, ठीक है, व्हाट इज डी मिनिमिस लेवल, हमें ये जानना है। डी मिनिमिस का मतलब होगा बेस लेवल, ठीक है। बेस लेवल कहां पे हमने सेलेक्ट किया है? 1986-87 जब उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड का मार्केट प्राइस था, वर्ल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है, उसका ओके एक फॉर्मूला है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे 1986-87 में वीट का, ठीक है, वीट का वर्ल्ड एवरेज प्राइस जो था वो कितना था? फॉर एग्जांपल रुपीज में तो नहीं होगा, डॉलर्स में होगा, खैर ₹100 पर टन, ठीक है। अब ₹100 पर टन यानी ₹100 पर टन वाज द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द डी मिनिमिस लेवल ऑफ द बेस लेवल, ठीक है, ओके। और नाउ व्हाट डज दिस से? 10% ऑफ द फाइन डी मिनिमिस लेवल इन द सेंस कि इस डेवलप्ड कंट्री का उस वक्त प्रोडक्शन कितना था। फॉर एग्जांपल ये डेवलप्ड कंट्रीज उस वक्त भी डेवलप्ड ही थी, डेवलपिंग तो या तो लीस्ट डेवलप्ड थी या तो डेवलपिंग थी या तो अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थी, ठीक है। नाउ डी मिनिमिस लेवल कैसे हम, अब दिस वाज द ₹100 पर टन वाज द कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ व्हीट एट दैट टाइम। मान लो डेवलप्ड कंट्री का प्रोडक्शन था 10,000 kgs फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10,000 kgs एंड डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल प्रोडक्शन ही बहुत लो था, फॉर एग्जांपल 5,000 kgs, ठीक है, फाइन। ₹100 इंटू 10,000 फिर ₹100 इंटू 5,000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? फॉर एग्जांपल ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो 10 ये हो जाएगी। अब ये हो गया डी मिनिमिस लेवल, ये हो गया डी मिनिमिस लेवल इन, ये हो जाएगी रुपीज में, फाइन। यानी दिस वाज द बेस लेवल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें भी हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5,000,000. This was the D minimis level for the developing country, for example India. अब इसका 10% निकालेंगे तो इंटू 10 बाई 100, फाइन। बहुत रॉकेट साइंस वाली मैथ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो आप देख सकते हो कि आज इसका जो 5% सॉरी इसका 10% और इसका 5%, तो ये हो जाएगा इतना। तो यू कैन सी कि इसका 5% इज ग्रेटर देन इसका 10%। इज दैट सिंपल? इट इज सिंपल। तो मतलब कि डेवलप्ड कंट्री 5% सब्सिडी दे सकती है अपने डी मिनिमिस लेवल के। डी मिनिमिस लेवल मतलब जो 1986-87 में उसके प्रोडक्शन वैल्यू थी, मतलब कितना प्रोड्यूस किया उन्होंने, उस डेवलप्ड कंट्रीज ने 1986-87 में कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन किया। अब 100 टन, अगर 100 रुपीज पर टन कॉटन का वीट का कॉस्ट था, तो उस वक्त वो डेवलप्ड कंट्री का प्रोडक्शन भी वॉल्यूम बहुत हाई था, तो इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत हाई था, तो ऑब्वियसली डी मिनिमिस लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 को उससे प्रोडक्शन वॉल्यूम बेसिकली ही हाई है एज कंपेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसका 5% जो है वो इसके 10% से भी ज्यादा है, और यही कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में, यही कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ओके,
दे हैव प्रपोज्ड कि इस एनोमली को खत्म करना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, यानी अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के क्लॉज 6 में अमेंडमेंट्स होने चाहिए टू अकोमोडेट इंडिया का जो स्टैंड है। ओके ओके, द अग्रीमेंट स्टिपुलेट्स 5% एंड 10% एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ये हमने देख लिया। 5% एंड 10% किसका? 1986-87 के 86-87 का जो बेस लेवल ऑफ प्रोडक्शन था उसका 5% एंड 10%। बट अगेन 5% ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज ग्रेटर देन 10% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी वजह से आज भी अमेरिका बहुत हायर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। फाइन, but the de minimis base level is 86 value of the production. Okay, methodology I explained it to you in the formula. ठीक है, सेकेंड थिंग कंफ्लिक्ट की ये बात है, जो FERP है, फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, दैट इज सेट ऑन 1986 बेस। उसके बाद इन्फ्लेशन को इंडेक्स किया ही नहीं गया है। ठीक है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट एंड ग्लोबल प्राइस लेवल रोज इन 2007 एंड 2014। तो डेवलपिंग कंट्रीज का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो FERP है, फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, शुड बी रीएडजस्टेड टू द 2016-2018 लेवल। ठीक है, एंड दिस 5% एंड 10% ऑफ सब्सिडी का जो डी मिनिमिस लेवल है, इसको भी चेंज किया जाना चाहिए, सो दैट ऑब्वियसली अभी भी अमेरिका की जो सब्सिडीज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंडिया का जो सब्सिडीज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। फाइन, तो इट इज नॉट अ वेरी फेयर अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये फेयर अग्रीमेंट नहीं था, तो इंडिया जैसी कंट्री ने साइन ही क्यों किया? ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया डिड नॉट हैव द टेक्निकल नो हाउ ऑफ, एट दैट टाइम जब ये अग्रीमेंट साइन हुआ तो इंडिया वाज नॉट very having, the developing countries were not aware of the technical know-how, so they somehow signed it. Okay, other points are developing countries need to procure for their public stock holding. ठीक है, this is done at MSP, और इंडिया का जो कोटा ही कम है, इंडिया का 10% कोटा ही बहुत कम है, और इंडिया की पॉपुलेशन को, बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना है, फूड सिक्योरिटी इश्यूज है, उसके लिए अगर इंडिया थोड़ा भी प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाता है, MSP बढ़ाता है, तो इंडिया का कोटा ब्रीच हो जाता है, तो कंट्रीज ड्रैग इंडिया टू व्हाट? WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। बट इन बाली मिनिस्ट्रियल 2013, ठीक है, बाली मिनिस्ट्रियल वाज अ बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इन 2013 वहां पे पीस क्लॉज साइन हुआ था बराक ओबामा के टाइम। ठीक है, दिस पीस क्लॉज मैंडेटेड कि दो चीजें हैं, कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपना फेयर और ट्रांसपेरेंट क्या डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एंड MSP इंटरवेंशन प्राइस का जो है, ये फेयर डिक्लेरेशन करेंगी, ट्रांसपेरेंसी लाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज अपने MSP रेजिम को हमें बताएंगे कि वो कैसे MSP डिसाइड कर रही हैं और वो कोटा ब्रीच कर रही हैं कि नहीं। इन रिटर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का यूज नहीं करेंगी। मतलब इंडिया जो है वो यूएस को बताएगा कि हमने अपनी MSP लिमिट ब्रीच कर दी है, लेकिन यूएस जो है वो इंडिया को ड्रैग नहीं करेगा WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, यानी एक लीगल कोर्स नहीं लेगा इंडिया के अगेंस्ट, ओनली इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 2013 में ये अग्रीमेंट हुआ, फिर 2017 में इसका परमानेंट सॉल्यूशन आना था, लेकिन अभी कोई परमानेंट सॉल्यूशन आया नहीं है, तो अभी भी ये पीस क्लॉज इज इन इफेक्ट। ठीक है, what should the way out? Renegotiating the amber box subsidies with fixing the external reference price to 2014-15 लेवल, बहुत सारी कंट्रीज कह रही हैं 2016-18 लेवल पे फिक्स करने को। ठीक है, अगेन what government is doing, what government USA again, what USA is doing, since green box subsidies are allowed, green box subsidies allowed unlimited, तो environmental compensation के फॉर्म में, है ना, environmental compensation के फॉर्म में डायरेक्ट पेमेंट्स यूएसए अपने फार्मर्स को दे रहा है, हैवी। ओके, आर यू गेटिंग इट? दैट इज
एम्बर बॉक्स सब्सिडीज देना चाहता है यूएस, बट लिमिट्स भी ब्रीच नहीं करना चाहता, तो ये क्या कर रहा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का यूज कर रहा है। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर अलाउड टू द इनफाइनाइट एक्सटेंट, जितना आप दे सकते हो। फाइन। अनदर वे आउट कुड बी, एंड तो बॉक्स ट्रांसफर शुड बी काउंटर्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, बॉक्स काउंटर मतलब एम्बर बॉक्स को ग्रीन बॉक्स में ट्रांसफर ना होने दें, ठीक है। Another way out could be exempt the procurement. Okay, since countries like India and other developing countries have a huge population to feed and hunger का बहुत strong persistence है, prevalence है, तो अभी NHFS सर्वे जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके भी आऊँगा, तो NHFS सर्वे में भी ये खुल के आया है कि हंगर का बहुत सीवियर प्रेवलेंस है इंडिया में, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज के प्रोक्यूरमेंट रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जाना चाहिए, यानी ये इन कंट्रीज को, ऐसी कंट्रीज को प्रोक्यूरमेंट रेजिम को, ऐसी कंट्रीज के प्रोक्यूरमेंट रेजिम को एम्बर बॉक्स सब्सिडी से बाहर रखा जाना चाहिए। एंड नाउ इन द पैंडेमिक सिचुएशन दीज लॉज शुड बी रिलैक्स्ड। ओके, आई होप you understood. If you have any queries, please drop those queries in the comment section. I shall be very happy to answer them. That is all for the lecture today. Thank you.